क्यों बेटा अपन बात कर रहे थे आहार नाल की, और आहार नाल के अंतर्गत अपन ने मुख का अध्ययन किया था। मुख व मुखवा, मुंह एंड बक्कल कैविटी का, जिसके अंतर्गत अपन ने इसका अध्ययन करने के बाद में अपन को अध्ययन करना था दंत की संरचना। दांत की संरचना की जब बात करते हैं बेटा, तब आपको ध्यान में होना चाहिए कि दांत की संरचना को मुख्यतः 3 भागों में बांट दिया गया है। सबसे ऊपर वाले भाग को शिखर कहते हैं। उसके बाद आपको ध्यान होगा कि जो मध्य का पार्ट होता है और एक सबसे आधार वाला भाग होता है, जिसको आधार या मूल भी कहते हैं। आधार और शिखर के मध्य का भाग मथुरे वाले स्थान को यहां पर हम क्या कहेंगे? ये शिखर भाग है, और इस भाग को हम कहेंगे ग्रीवा। तो शिखर हुआ, ग्रीवा हुआ, आधार या मूल भाग हुआ इसका। इसके बाद हम बात करते हैं यहां पर कि तो ये 3 भागों में बांट दिया गया है, शिखर भाग, उसका ग्रीवा भाग और सबसे आधार या मूल भाग। इसकी बात करें तो हमको ज्ञान होगा कि सबसे ऊपर वाला जो भाग होता है शिखर भाग, इस शिखर भाग वाले भाग में होता है इनेमल का आवरण पाया जाता है। कहने का मतलब यह हुआ, डेंटिन के ऊपर इनेमल का आवरण होता है। किसके ऊपर? डेंटिन के ऊपर इनेमल का आवरण होता है। यह है डेंटिन। तो डेंटिन के ऊपर होता है इनेमल का आवरण। तो ये इनेमल से आवृत, और इनेमल शरीर का सबसे कठोरतम भाग है। किस सुनाता है कई बार? शरीर का सबसे कठोरतम भाग इनेमल। इनेमल शरीर का सबसे कठोर भाग है। तो ये बात ध्यान रखने की है कि इनेमल शरीर का सबसे कठोर भाग है। फिर बात आती है कि जो डेंटिन है, इन डेंटिन का स्त्रावण कहां से होता है? तब आपको ध्यान होगा, ये जो रेड कलर का जो जगह दिखाई दे रही है, यहां पर प्लग कैविटी बोलते हैं इसको। इस प्लग कैविटी में दंत कोशिकाएं पाई जाती है, तंत्रिकाएं पाई जाती है, और रुधिर सेल्स या वाहिकाएं पाई जाती है। ये ओडोनोग्रास जो रहती है, दंत कोशिकाएं जो होती है, यही डेंटिन का स्त्रावण करती है। और दंत कोशिकाओं की सक्रियता पर एक बात और निर्भर करती है। इसकी सक्रियता ही निर्धारित करती है कि दांत का विकास होना। दांत का विकास दंत की कोशिका की सक्रियता पर निर्भर करता है। जैसे जैसे आयु बढ़ती है वैसे ये निष्क्रिय हो जाती है, और दांत का जो विकास है वो भी क्या है? रुक जाता है। फिर अपन कहते हैं कि ये दांत जिसकी बात करें, ये जबड़ों के अंदर, अस्थि के अंदर धंसा रहता है। तो ये पार्ट हम यहां पर कहें तो ये दंत जबड़े के अंदर, अस्थि के अंदर फंसा रहता है। फिर अपन कहें कि ये सीमेंट वाला जो भाग रहता है, ये मूल रूप से सीमेंट की संरचना कहते हैं, जो इसको आधारीय भाग से जोड़ के रखती है। ये कई बार ये सुनाता है कि अस्थि के सीमेंट के भाग में ये फंसा रहता है जबड़े के अंदर। फिर बात आती है यहाँ पर कि ये जो रुधिर वाहिनियों वाला जो भाग है, ये नीचे मूल है, मूल का छिद्र पाया जाता है, या उसको कोर कहते हैं। यहीं से अपन कह रहे हैं कि तंत्रिका रुधिर वाहिनियां जो होती है, जिनके माध्यम से यहाँ पर ब्लड की सप्लाई होती है, रुधिर का
अपन कहते हैं यहाँ पर प्रवाह हो पाता है इन्हीं छिद्र या पोर के द्वारा। तो ये बात ध्यान रखने योग्य है, या मूल पोर कहलाते हैं। और ये जो होते हैं ये मसूड़े हैं। मसूड़े में आपको ध्यान होगा कोशिका को जीवित रहने के लिए एक तरह से पोषण और जो रुधिर की जो आवश्यकता रहती है, अपन दंत मंजन करते हैं तब आपको ध्यान मसूड़े पे लगती है तो ब्लड आ जाता है। इसका मतलब यहाँ पर सप्लाई जो होती है वो किसके माध्यम से होती है, इन रुधिर सेल्स या हम कहते हैं वेसल्स के माध्यम से होती है, और वो इन्हीं पोर या छिद्र के माध्यम से यहाँ तक पहुंचता है। इसीलिए यहाँ पर कलर कैसा करके रखा है, रेड कलर रखा है, जहाँ पर रुधिर वाहिनियां पाई जाती है, जो यहाँ पर अपन कहते हैं दंत के लिए सप्लाई करने का कार्य करती है। रक्त की कहें या अपन कहें जीवित रहने के लिए आवश्यक जो पदार्थों की सप्लाई के लिए ये यहाँ पर रुधिर वाहिनियों का मुख्य कार्य रहता है। तो ये मुख्यतः हम कहें दांत को 3 भागों में बांटा गया है। बीच वाले को ग्रीवा भाग कहते हैं, आधार या मूल भाग कहते हैं, शिखर भाग कहते हैं। शिखर भाग में एनिमल का पूरा आवरण होता है और एनिमल शरीर का सबसे कठोरतम भाग है। इसके नीचे के भाग की बात करें तो ये डेंटिन होता है। मुख्य रूप से हम कहें ये जबड़े के अंदर फंसा रहता है, अस्थि के अंदर ये फंसा रहता है, सीमेंट के माध्यम से जुड़ा रहता है। और ये जो अपन कहते हैं ये मसूड़े हैं। मसूड़े वाले भाग को गिरिवा कहा गया है। यहाँ मसूड़े के ऊपर जो रेड कलर की दिखाई दे रही है पल्प कैविटी होती है, इसमें दंत कोशिका है, अन्नोब्लास्ट है, तंत्रिका है, रुधिर वाहिनियां पाई जाती है, जिसकी अपन कहते हैं यहाँ पर मुख्य रूप से पोषण प्रदान करने का काम रुधिर वाहिनियों का होता है। और डेंटिन का स्थान दंत कोशिकाओं के द्वारा होता है और दंत की सक्रियता ही निर्धारित करती है दांत के विकास को, कि दांत का विकास कब रुक जाता है, और ये किस पर निर्भर करता है, दंत कोशिकाओं की सक्रियता पर निर्भर करता है। तो ये तो भी एक सामान्य दांत की संरचना। इसके बाद में आती है ग्रसनी। ग्रसनी है मुख गुहा से जो भोजन आगे बढ़ता है, मुख गुहा से भोजन आगे बढ़ता है तो अगला स्टेप आता है फाइनेक्स, जिसको अपन कहते हैं ग्रसनी। इस ग्रसनी की बात करें तो आपको ध्यान होगा इसमें पाई जाती है यूस्टिकिन नलिका। तो यूस्टिकिन जो नलिकाएं होती है इनके पक्ष भाग की बात करें अपन तो आपको ध्यान होगा कि यहां पर 2 छिद्र होते हैं। कितने छिद्र होते हैं? 2 छिद्र होते हैं। 2 छिद्र को हम एक तरह से कहें, एक को कहते हैं घाटी ढक्कन, घाटी ढक्कन, और एक को कहते हैं निगल द्वार। तो इनका मतलब तो आप समझ ही गए होंगे कि घाटी ढक्कन, इन दोनों का रिलेशन जब हम बात करें तो पाचन तंत्र और श्वसन तंत्र दोनों से संबंधित है, क्योंकि घाटी ढक्कन जिसका रिलेशन रेस्पिरेटरी सिस्टम से है और निगल द्वार का संबंध डाइजेस्टिव सिस्टम से है। तो घाटी ढक्कन और एक होता है निगल द्वार। निगल द्वार जो भोजन को निगलने का काम करता है और घाटी ढक्कन जो श्वास से संबंधित है, श्वसन क्रिया से संबंधित है। अब अपन कहें कि भोजन मुख्य रूप से निगल द्वार से जब अपन कहते हैं आगे बढ़ता हुआ ग्रसनी से किसमें जाएगा, ग्रसिका में जाएगा। लेकिन एक बात है यहाँ पे कि कहीं भोजन श्वास नली में न जाए, इसलिए यहाँ पर एक घाटी ढक्कन का कार्य जो होता है, जो अपन कह रहे हैं मुख्यतः ये है, ये ट्रैफिक और पुलिसमैन का काम होता है। ट्रैफिक और पुलिसमैन, ट्रैफिक और पुलिसमैन जैसा रोल होता है यहाँ पे। तो अब बात क्या बनती है कि इसको एक तरह से हम कहें यातायात का नियम पालन करने वाले को कहते हैं ना कि इधर से आप इधर से रोक, वैसा ही जैसे ही भोजन स्टार्ट हुआ ऊपर वाला ढक्कन क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो घाटी के ढक्कन को ट्रैफिक और पुलिसमैन भी कहते हैं। तो ये क्या हो जाता है, ये बंद हो जाता है। तो ये डाइजेशन क्रिया जैसे ही शुरू होगी तो घाटी ढक्कन है वो क्लोज कर लेगा, जिससे श्वास नली में भोजन नहीं जाए।
तो ये दोनों का अपना अपना रोल है। अब अपन कहेंगे कि भोजन मुख गुहा से, ग्रसनी के माध्यम से और कर्माकुंचन गति द्वारा, ये किस्म भी कई बार प्रश्न आता है, कर्माकुंचन गति द्वारा, कर्माकुंचन गति द्वारा भोजन आगे बढ़ता हुआ ग्रसनी से ग्रसिका में प्रवेश करता है। किस गति से? कर्माकुंचन गति द्वारा भोजन ग्रसनी से ग्रसिका में प्रवेश करता। अब अपन कहेंगे अगला अपना टॉपिक आएगा यहाँ पर ग्रसिका, ओएसोफेगस है ग्रसिका। तो ग्रसिका जो अपन कहते हैं, मुख और मुख गुहा के बाद में लंबी सी नली जो आगे जाके आमाशय में खुलती है, ये हो गई ग्रसिका। तो ग्रसिका की जब बात की जाती है तो आपको ज्ञान होना चाहिए कि ग्रसिका की लंबाई लगभग 25 सेंटीमीटर होती है। ग्रसिका की लंबाई 25 सेंटीमीटर होती है और ये ग्रसिका जो अपन कहते हैं आमाशय और ग्रसनी के मध्य स्थित होती है। यदि अपन कहें कि वह भाग जो आमाशय और ग्रसनी के मध्य पाया जाता है उसे क्या कहते हैं, तो आ जाएगा ओएसोफेगस या ग्रसिका कहते हैं। और इसकी लंबाई 25 सेंटीमीटर होती है। फिर अपन कहते हैं जब भोजन ग्रसनी से ग्रसिका में आता है और ग्रसिका से भोजन जब आगे की ओर किसमें प्रवेश करता है, आमाशय में प्रवेश करता है, तब अपन कहते हैं कि ग्रसिका में ये भोजन कर्माकुंचन गति के द्वारा ग्रसनी से ग्रसिका के द्वारा होता हुआ आमाशय में प्रवेश करता है। फिर अपन कहते हैं कि इसकी आंतरिक भित्ति की बात करें, इसके इंटरनल लेयर की बात करें तो ये 4 स्तरों से बना होता है। कितने स्तरों से बना होता है? 4 स्तरों से बना होता है, जिसमें अपन कहते हैं सबसे बाहर की ओर होता है शिरोसा। कौन होता है? ये सबसे बाहरी स्तर है, नंबर 1 सबसे बाहरी स्तर है। नंबर 2 कि ये तंतुमय प्रत्यस्थ संयोजी उत्कोण से बना होता है। प्रत्यस्थ तंतुमय संयोजी उत्कोण से बना होता है। सबसे बाहरी स्तर बोले तो कौन? शिरोसा। किसका? ग्रसिका के आंतरिक भित्ति की बातें कर रहे हैं। दूसरा आता है बाह्य पेशी स्तर। बाह्य पेशी स्तर, जब बाह्य पेशी स्तर की जब बात होती है तब आपको ध्यान होगा कि ये बाह्य पेशी स्तर जिसके अंतर्गत हम बात करें तो बाहर की ओर जो पेशी होती है वो अनुदेद्रिय होती है। अनुदेद्रिय अपन कह रहे हैं पेशी स्तर होता है। और जो भीतर की ओर बात करें तो भीतरी स्तर होता है वर्तुल पेशी स्तर। ये मिलकर इस पेशी स्तर का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। तो ये ध्यान रखना है। उसके बाद तीसरा जो आता है उसको कहते हैं सब म्यूकोसा, अधश्लेष्मिका। हिंदी में कहते हैं अधश्लेष्मिका। हिंदी में क्या कहते हैं? अधश्लेष्मिका। ये स्तर हम कहें तो ये संयोजी उत्कोण से निर्मित होता है।
संयोजी ऊतकों से बना होता है। फिर बात आई इसके अंदर कोलेजन, वो लचीले तंतु पाए जाते हैं। इसमें श्लेष्मिका ग्रंथियां भी पाई जाती है। अब बात आई सबसे भीतरी स्तर म्यूकोसा की। किसकी? म्यूकोसा की। इस म्यूकोसा को हिंदी में श्लेष्मिका कहते हैं। और म्यूकोसा की बात करें तो ये सबसे भीतरी स्तर होता है। सबसे बाहरी है सिरोसा, सबसे भीतरी है म्यूकोसा। तो ये सबसे भीतरी स्तर होता है। दूसरी रही यहाँ पे बात कि श्लेष्मिका सबसे भीतरी स्तर है ना। और साथ में हम कहें कि ये आधारीय बात करें अपन इसकी, ये आधारीय पटल, और साथ में कहें श्लेष्मा से निर्मित होता है। कौन? म्यूकोसा। आधारीय प्लेट है, श्लेष्मा है, इन ग्रंथियों के पॉइंट से निर्मित होता है। श्लेष्मिका सबसे भीतरी स्तर है ये, ठीक है ना। और तलीय और रुधिर वाहिनियों का जाल रहता है। और म्यूकोसा, अक्सर म्यूकोसा संयोजी ऊतकों से बना होता है। बाह्य केशिश रुधिर और रज्जु केशिशों से बनाता है। सिरोसा प्रत्यस्थ तंतुमय संयोजी ऊतकों से बना होता है। तो ये तो हमारी बात थी इसके गर्सिका की विधियों की। इसकी थी गर्सिका के विधियों की ये बात 4 भागों में बांटा गया है। अब ग्रसनी से हमने कहा भोजन जो गर्सिका के द्वारा कर्मानुसार गति से आगे किसमें प्रवेश कर जाता है? आमाशय में। तो अगला टॉपिक आएगा यहाँ पर आमाशय। जब आमाशय की बात करते हैं तो आपको ध्यान होना चाहिए कि जब भोजन गर्सिका से आमाशय में प्रवेश करता है जब भोजन गर्सिका से आमाशय में प्रवेश करता है तो सीधी बात है कि ये जो गर्सिका है ये पार्ट आमाशय है। लेकिन जब इसकी स्थिति की बात आती है कि आमाशय की स्थिति क्या होती है, तब ध्यान होना चाहिए कि आमाशय जो है वो डायाफ्राम, ये इसके ऊपर मान लीजिए डायाफ्राम, थोड़ा ऊपर बना दिया मैंने, डायाफ्राम तनुपट कहते हैं इसको कहते हैं तनुपट। तो ध्यान दें डायाफ्राम जिसको तनुपट कहते हैं, इसके नीचे तनुपट के नीचे, तो आ गया कि तनुपट के नीचे, तनुपट के नीचे तनुपट के नीचे बाईं ओर, कैसे नहीं, आप जैसे खड़े हैं उस साइड से नहीं, इधर से देखो, बाईं ओर। तो तनुपट के नीचे बाईं ओर थैलेनोमी संरचना, थैलेनोमी संरचना स्थित होती है। थैलेनोमी संरचना स्थित होती है जिसे हम क्या कहते हैं? आमाशय कहते हैं। तो स्थिति हुई तनुपट के नीचे बाईं ओर थैलेनोमी संरचना, जिसको हम क्या कहते हैं? आमाशय कहते हैं। ये तो हुआ स्थिति। अब अपन कहते हैं कि वो ये गर्सिका इस डायाफ्राम को बेचती हुई किसमें खुलती है? आमाशय में। गर्सिका तनुपट को सेकती हुई या बेचती हुई किसमें खुलती है? आमाशय में। फिर बात आई, अपन यहां कह रहे हैं
आमाशय की, तो आमाशय 3 भागों से मिलकर बना है। कितने भागों से? 3 भागों से। एक होता है जठरागम, एक होता है जठरागम, एक होता है फंडस या फंडिस, और एक होता है जठरा निर्गम। कितने भाग हो गए? 3 भाग हो गए। ये भाग जहां पर गर्सिका आकर खुलती है, बड़े ध्यान से सुनिएगा, इसको कार्डिक पार्ट कहते हैं। कि जहां पर वह भाग जहां पर गर्सिका आकर आमाशय में खुलती है, वो भाग कौन सा होगा? वो भाग होता है जठरागम। वो भाग कौन सा होगा? वो होगा जठरागम। ध्यान रखिएगा। अब अपन कह रहे हैं कि जठरागम को कार्डिक पार्ट भी कहते हैं, इसलिए हम कहेंगे कि इस गर्सिका और ये फंडिस के बीच वाला जो भाग है, जहां हम जठरागम भाग कहते हैं, उसको कार्डिया स्पेस भी कहते हैं, या उस भाग को कार्डिया भी कहते हैं। फंडिस और इस गर्सिका के मध्य वाले भाग को कार्डिया भी कहते हैं। और रही बात यहाँ पे कि ये कार्डिक पार्ट, जिसमें ये कार्डियक आ गया है, और दूसरी बात है कि ये बहुत छोटा भाग है, ये आमाशय का अपन कह रहे हैं बहुत ही कम भाग घेरने का कार्य करता है। लेकिन यह ध्यान दें कि ये थोड़ा यूं संकोचन है, यूं मुड़ा हुआ है। कार्डियक संकोचन जो है इसके अंदर, उसकी बात करें तो ये कहां लाभदायक है? ये लाभदायक ये है कि ये तो कार्डियक संकोचन की वजह से जो भोजन है वो पुनः गर्सिका में नहीं जा सके, वापस भोजन गर्सिका में नहीं जाए, इसलिए इसमें कार्डियक संकोचन पाया जाता है, जिसको अपन क्या कहेंगे यहाँ पे? जिसको कहते हैं जठरागम अवरोधनी, कार्डियक स्फिंक्टर कहते हैं उसको, कार्डियक कपाट भी कहते हैं उसको। ये किस्म बहुत बार पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद अगला जो भाग आता है, ये जो लगभग काफी मोटा भाग होता है, वो फंडिस पार्ट होता है। काफी बड़ा भाग होता है, वो भाग होता है फंडिस भाग, जो लगभग 80% इस भाग आमाशय के भाग को कवर करता है। तो यहां ध्यान दें, इस भाग में जठरागम और जठरा निर्गम, क्या कहा मैंने कहा जठरागम और जठरा निर्गम, इन दोनों के बीच के मध्य का जो भाग है वो भाग कहलाता है फंडिस। क्या कहलाता है? वो भाग कहलाता है फंडिस। ध्यान रखिएगा। अब अपन कह रहे हैं ये फंडिस भाग, जिसमें ज्यादातर जो पाचक रस होते हैं, इन रसों का क्या होता है? स्त्रावण होता है यहाँ पे। तो कुछ अपन कहेंगे आमाशय के अंदर भी पाचन क्रिया होती है। फिर बात आई कि फंडिस भाग आगे जिस भाग में जाके खुल रहा है, वो भाग कहलाएगा जठरा निर्गम भाग। क्या कहलाएगा? जठरा निर्गम भाग। अब ध्यान दें, जठरा निर्गम जो भाग है, ये लगभग 20% इसके आसपास, ये मिनिमम करें तो कम हो जाएगा थोड़ा, ये भी थोड़ा भाग एवं घेरता है। तो जठरा निर्गम भाग लगभग अपन के 20% भाग आमाशय के आवरण को कवर करता है। लेकिन जठरा निर्गम के अंदर क्या है,
तो आपको ध्यान रखना होगा कि ये आगे जाकर यू आकार की ग्रहणी में खुलता है। ये आगे जाकर यू आकार की ग्रहणी में खुलता है। अब यहां भी बात ध्यान रखने योग्य है कि ये भोजन जब अपन कह रहे हैं कि जठरा निर्गम से, और जठरा निर्गम को हम एक पाइलोरिक कहते हैं, पाइलोरिक पार्ट कहते हैं इसमें, पाइलोरिक पार्ट। तो इन दोनों के बीच में ग्रहणी और अपन कहें इस फंडिस के बीच वाले भाग को पाइलोरस भी कहते हैं, पाइलोरस भी कहते हैं। ये ध्यान रखिएगा इन दोनों के बीच की स्पेस, जैसे वहां कार्डियो का इन दोनों के बीच का, इसी तरीके से यहाँ फंडिस और यू आकार की ग्रहणी के बीच वाले जठरा निर्गम का जो भाग रहता है उस भाग को पाइलोरस भी कहते हैं। लेकिन यह ध्यान रखने योग्य बात यह है कि इनके बीच में भी जठरा निर्गम अवरोधनी पाई जाती है। पाइलोरिक कपाट पाया जाता है इसमें, पाइलोरिक कपाट पाया जाता है। वो पाइलोरिक कपाट यहां पर पाया जाता है। जैसे ये जठरागम का अपन कह रहे थे कार्डियक कपाट, और इसी तरीके से ये पाइलोरिक कपाट जो भोजन को पुनः ग्रहणी से वापस जठरा निर्गम भाग से आमाशय में नहीं आने दे, इसके लिए यहाँ पर एक अवरोधनी पाई जाती है। अब बात यहाँ करते हैं आमाशय के अंदर। ये तो इसकी संरचना की बात हुई, लेकिन आमाशय में दो ग्रंथियां भी पाई जाती है जिसको जठरीय रस और जठर निर्गम ग्रंथियां कहते हैं। क्या कहते हैं? जठरीय रस और एक कहते हैं जठर निर्गम ग्रंथियां। इन दोनों की बात कहें, ये जठरीय ग्रंथियां होगी और वो जठर निर्गम ग्रंथियां होगी। जठरीय ग्रंथियां होगी वो जठर रस का स्त्रावन करेगी, और जठर निर्गम ग्रंथियां होगी वो श्लेष्मा का स्त्रावन करती है। ये किस भाग में पाई जाती है? श्लेष्मिका में पाई जाती है। इसका आवरण जो होता है, भित्ति होती है श्लेष्मिका, जिसको म्यूकोसा कहते हैं। और ये भी एक तरह से आमाशय में भी 4 परतों का स्तर होता है। कितने स्तर पाए जाते हैं? भित्ति के 4 स्तर। सबसे बाहर शिरोसा, फिर पेशी स्तर, फिर सबम्यूकोसा और म्यूकोसा। तो हम ये बात करते हैं म्यूकोसा, जो सबसे मोटा और ओलिक क्षेत्र है और सबसे भीतरी क्षेत्र है यहाँ पर आमाशय के अंदर। फिर बात आई यहाँ पे कि इस भीतरी स्तर में जो ग्रंथियां जो पाई जा रही है, इसमें हम कहें कि 2 कोशिकाएं होती है। एक होती है जाइमोजन कोशिकाएं, जाइमोजन सेल्स पाई जाती है, जाइमोजन कोशिकाएं पाई जाती है। और ये जाइमोजन कोशिकाएं, जिनको मुख्य कोशिकाएं भी कहते हैं, ये किसी बहुत जबरदस्त आता है, इनको मुख्य कोशिकाएं भी कहते हैं। और ये कोशिकाएं यहां पर एक पेप्सिनोजन का स्त्रावन करती है। कई बार प्रश्न आता है कि जाइमोजन कोशिकाओं का कार्य क्या है, किसका स्त्रावन करती है? पेप्सिनोजन का। अब यहां पर एक कोशिका और पाई जाती है, जिसको ऑक्सेंटिक कोशिकाएं या हिंदी में कहते हैं अम्लजन कोशिकाएं। तो ये कोशिकाओं का क्या फंक्शन रहता है? देन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। यहां पर अपन को ध्यान रखना है बेटा कि ये HCl का स्त्रावन करती है, देन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्त्रावन करती है। और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो भोजन को सड़ने गलने नहीं देता है। और ये हमारे बॉडी को क्यों नहीं सड़ने देता? हमारी बॉडी क्यों नहीं गल जाती इस एसिड की वजह से? क्योंकि इसके ऊपर श्लेष्मा का बड़ा आवरण पाया जाता है, मोटा आवरण पाया जाता है। ये क्वेश्चन जबरदस्त है। श्लेष्मा का मोटा आवरण पाया जाता है, जिसके कारण ये हमारे शरीर को ये नुकसान नहीं पहुंचाता और भोजन को गलने नहीं देता और जीवाणुओं को नष्ट करने का ये काम करता है ऑक्सेंटिक कोशिकाओं के द्वारा स्रावित होने वाला हाइड्रोक्लोरिक अम्ल।
और ये पेशी स्तर की बात करें इस आमाशय में, तो पेशी स्तर में भी ध्यान होगा कि बाह्य जो पेशी होता है वो अनुदैर्ध्य बना होता है, और मध्य की जो बात करें अपन वलित होता है, और इसमें जो सबसे लास्ट की अंतिम बात करें अपन, तो वो पार्ट जो सबसे भीतरी स्तर होता है वो एक तरह से वर्तुलीय जो अपन कहते हैं या रेखित पेशी मिलके इस स्तर का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। तो इसमें ये आमाशय की स्थिति, आमाशय में 4 भित्तियां, आमाशय के 3 भाग, कौन कौन से कपाट, कौन सा कपाट कहां पर पाया जा रहा है, किस कपाट का क्या कार्य है, कौन सा कपाट किसके बीच में पाया जाता है, कौन कौन सी ग्रंथियां पाई जाती है, किस किस का स्रावन करती है, और ये वो कोशिकाएं जो जाइमोजन और अम्ल कोशिकाएं किस किस का स्रावन करती है, ये हम अध्ययन करते हैं आमाशय के अंदर। इसके बाद आती है छोटी आंत जिसको कहते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन।